नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे जल में घुलनशील दूसरे विटामिन सी के बारे में। कल हम लोगों ने विटामिन बी का कार्बोक्सिल समूह कंप्लीट कर लिया था, जितना भी था। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ये किसमें पाया जाता है और इसकी खोज किसने की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जो स्कर्वी से लिया गया है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, विटामिन सी की खोज 1912 में कर दिया गया था, लेकिन 1928 में इसको पृथक किया गया और 1933 में इसको रासायनिक रूप से उत्पादित होने वाला पहला विटामिन माना गया था। 1912 में इसकी खोज की गई थी। 1928 में इसको बाकी विटामिनों से अलग किया गया था और 1933 में इसको रासायनिक रूप से उत्पादित होने वाला पहला विटामिन माना गया था। ठीक है, आंशिक रूप से जो विटामिन सी की खोज है उसको अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी को माना जाता है। अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी को विटामिन सी के प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। ठीक है, 1937 में इनको फिजियोलॉजी व मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जो सर्जेंट ग्योर्गी हैं उनको 1937 में एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, विटामिन सी को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है हेक्सारूनिक अम्ल। ठीक है, हेक्सारूनिक अम्ल के नाम से विटामिन सी को जाना जाता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एल एस्कॉर्बिक एसिड और एल एस्कॉर्बेट एसिड, जिसे हम एल डी हाइड्रोस्कॉर्बेट एसिड के नाम से जानते हैं। जो देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, इसको हेक्सारूनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है एल एस्कॉर्बिक एसिड और दूसरा होता है एल एस्कॉर्बेट एसिड। एल एस्कॉर्बेट एसिड को एल डी हाइड्रो एसिड के नाम से जाना जाता है, एल डी हाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्कॉर्बेट एसिड को। तो इस तरह से ये दो हुए और ये दोनों जो होते हैं वो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, विटामिन सी का मुख्य कार्य क्या है, तो ये कोलेजन व अंतः जो कोशिकाएं होती हैं उसको एक सीमेंट का कार्य करता है, बांधने का कार्य करता है। जैसे अगर फर्श है तो फर्श कहीं टूटा है तो उसको बांधने के लिए सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी तरह से विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है अंतः कोशिकाओं को बांधने के लिए। ठीक है, ये लोहे के अवशोषण में सहायक होता है और अस्थियों के निर्माण में, हड्डियों के निर्माण में भी ये सहायक होता है। को एंजाइम के रूप में ये सहायक होता है, जैसे प्रोटीन को हाइप्रोलिन में बदलने में सहायक होता है, जिससे उसका पाचन हो सके। ठीक है, ट्रिप्टोफैन को सिरोसिटिन में बदलने का ये कार्य करता है। रक्त वाहिनियों को ये स्वस्थ बनाने में कार्य करता है और घाव को भरने में भी ये सहायक होता है। जैसे कहीं भी अगर चोट लग गई, कट गया, फट गया, तो वहाँ पे ये क्या करता है, उसको भरने का भी कार्य करता है। ठीक है, दांतों को स्वस्थ बनाने का भी ये कार्य करता है और कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में भी ये सहायक होता है विटामिन सी। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है, जैसा कि हमने बताया कि एल एस्कॉर्बेट और एल डिहाइड्रोस्कॉर्बेट ये दोनों क्या करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं। तो ये जो विटामिन सी है वो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का भी कार्य
करता है, ठीक है, इम्यूनिटी प्रदान करता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि विटामिन सी की कमी से कौन से प्रभाव होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कमी से मुख्य रूप से स्कर्वी रोग होता है, जो कि वयस्कों में भी होता है और बच्चों में भी होता है। जो 6 माह से नीचे के बच्चे होते हैं उनको स्कर्वी रोग नहीं होता है, ठीक है। 6 माह से ऊपर के बच्चों को स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग को रिकेट्स रोजरी या फिर स्कोरब्यूटिक रोजरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि छाती जो होती है वो बाहर की ओर हो जाती है, पिजन चेस्ट के नाम से जाना जाता है इसको। तो इस प्रकार से दिखती है कि छाती बाहर की तरफ बच्चे की हो जाती है और पूरा अजीब सा दिखने लगता है। तो इस रोग को हम रिकेट्स रोजरी या फिर स्कोरब्यूटिक रोजरी के नाम से जानते हैं, जो कि स्कर्वी का ही रूप है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इस विटामिन सी की प्राप्ति के क्या क्या स्रोत हैं। तो विटामिन सी के प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं धनिया की पत्ती, सहजन की पत्ती, बंद गोभी, पालक, मूली का पत्ता। आमतौर पे हम देखते हैं कि जो मूली होती है उसको जब हम लोग लाते हैं मार्केट से खरीद के, तो सैलड के लिए मूली रख लेते हैं और पत्ते को फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, इसलिए उसे भी सैलड के रूप में या फिर साग सब्जी बना करके यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। इसीलिए तो हमारा ये जो होम साइंस है ये हर चीज़ को यूज करना सिखाता है कि किस चीज़ को कैसे यूज करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, कम मूल्य में भी अपने स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, ठीक है। आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू, पपीता, जितने भी खट्टे फल हैं उन सभी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। नींबू में कुछ मात्रा तक साइट्रिक एसिड भी होता है, इसलिए नींबू में विटामिन सी भी मिलता है और भी अन्य पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि विटामिन सी के लिए बाधक तत्व क्या है, मतलब ये किन चीज़ों को अवरोधक माना जाता है, ठीक है। तो ऑक्सलेट और फाइटेट विटामिन सी का अवशोषण नहीं होने देते हैं। जो ऑक्सलेट है और फाइटेट है ये विटामिन सी का अवशोषण नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से विटामिन सी को हमें प्रतिदिन लेना होता है। ये शरीर में हमारे अवशोषित नहीं होते हैं। जैसे वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं, हमारे शरीर में अवशोषित होते हैं, अगर हम उन्हें रोज न लें तभी हमारा काम चल सकता है। लेकिन विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है जिसको प्रतिदिन हमारे आहार में लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है। विटामिन सी को भी हम माइक्रोग्राम में ही मापते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि विटामिन सी का जो कार्य है वो क्या है। विटामिन सी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग है, और भी दांतों से संबंधित रोग हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।